दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर ये सरकार गलती पर गलती और उसके बाद फिर से गलती क्यों करने जा रही है? आखिर ये सरकार अपने रास्ते में रोड़े क्यों खड़े कर रही है? आखिर ये सरकार संसद में ऐसे हालात अपने लिए क्यों पैदा कर रही है कि खुद उसके अपने उससे या तो अलग हो जाए या उससे दूरी बना ले। दोस्तों, मैं लगातार 4 जून से एक बात कह रही हूँ, मोदी जी से तो खास तौर पर कह रही हूँ कि मोदी जी 4 जून हो चुका है, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, 4 जून के नतीजों ने देश में बहुत सी चीजें बदली हैं। मोदी जी को बहुमत से न केवल जनता ने दूर किया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम राजनीति को भी टोटल रिजेक्ट किया है। लेकिन जैसा कि लगातार मोदी जी के टेम्परामेंट को देखकर लग रहा है, उनके फैसलों को देखकर लग रहा है दोस्तों, कि मोदी जी ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि 4 जून हुआ है। शायद इसीलिए दोस्तों मोदी सरकार एक ऐसी गलती करने जा रही है जिसके बाद वो संसद में बुरी तरह से फंस सकती है। दोस्तों, आज 12 बजे के आसपास ऐसी संभावना है कि लोकसभा में सरकार वक्फ संशोधन बिल को पेश करेगी और इस पूरे के पूरे बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल विपक्ष हमलावर है, बल्कि खुद मोदी सरकार क्यों सवालों के घेरे में है, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, आपको न्यूज़ चैनल्स में इस बिल को लेकर बहुत कुछ बताया गया है, बहुत इसके फायदे गिनाए गए हैं। ये भी बताया गया कि सरकार कह रही है कि इस तरह के सुझाव तो खुद मुस्लिम समुदाय की तरफ से आए थे कि हम इस तरह का कानून चाहते हैं, आप लाइए इस तरह का कानून। उन सब दलीलों को आप 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अब इस बिल के पूरे राजनीतिक मायने क्या हैं और उस नफे नुकसान में क्या वाकई में उतना फायदा होने वाला है सरकार को राजनीतिक तौर पर जितने की उम्मीद सरकार कर रही है, ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, विपक्ष ने तो इसका विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार दरअसल बजट से भाग रही है, बजट पर सरकार के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। हम जब सवाल पूछते हैं तो सरकार बचती है, बजट पर चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरह का बिल सरकार ला रही है, हम इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि हर लिहाज से ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकार छीनने वाला बिल है और हम इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में इस वक्त। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने तो ये कह दिया है कि ये वक्फ कानून नहीं है, वक्फ संशोधन कानून नहीं है, ये अडानी के लिए लाया जा रहा है क्योंकि वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है सेना और रेलवे के पास। तो दरअसल मोदी सरकार वो जमीन छीनना चाहती है मुस्लिम समुदाय से ताकि अपने अडानी और अंबानी अपने दोस्तों को दे दे। हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये तो विरोध विपक्षियों का है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे के पूरे बिल पर आखिर टीडीपी का क्या स्टैंड है? दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी वो पार्टी है जिसको मुस्लिम समुदाय के वोट मिलते रहे हैं, ना केवल मिलते रहे हैं बल्कि मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया है अपने मैनिफेस्टो में। मतलब पूरे चुनाव में मोदी जी कांग्रेस का डर दिखा रहे थे जनता को कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, ओबीसी और पिछड़ी जातियों का छीनकर। वहीं इसी चुनाव में बकायदा अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का न केवल वादा किया बल्कि चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के साथ सरकार बनाने के बाद टीडीपी ने एक बार फिर याद दिलाया कि मुस्लिम आरक्षण देने के लिए वो प्रतिबद्ध है और वो देकर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर राजनेता माने जाते हैं। वो वोट के लिए मुस्लिम भाइयों वाली टोपी पहन लेते हैं जिसको पहनने से मोदी जी को एक वक्त में बड़ा हर्ज हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों, नीतीश कुमार, वहां तो अगले साल चुनाव है बिहार में। नीतीश कुमार, ये बात सही है कि कभी आरजेडी के साथ पलटते हैं तो कभी बीजेपी के साथ पलटी मार लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अब भी कमोबेश लगभग अपनी जो सेकुलर राजनेता वाली छवि है कम से कम बनाने की कोशिश तो की है। तो नीतीश कुमार का इस बिल पर क्या स्टैंड होगा, ये तो बड़ा सवाल है ना दोस्तों। नीतीश कुमार को तो अगले साल चुनाव में जाना है और चंद्रबाबू नायडू की तो पूरी की पूरी राजनीति का एक इंपॉर्टेंट आधार, एक महत्वपूर्ण आधार मुसलमानों के वोटों से आता है। तो वो चंद्रबाबू नायडू जो इस सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उनका क्या रुख रहेगा इस पूरे के पूरे बिल पर? क्या वो अपने राज्य में जाकर इस बिल को लेकर अपने उस मुस्लिम समुदाय, उस मुस्लिम वोट बैंक को जवाब दे पाएंगे जिसके वोट की वजह से, जिसके वोट की ताकत की वजह से वो न केवल मुख्यमंत्री बने हैं बल्कि इतनी बड़ी ताकत बने हैं कि केंद्र की बैसाखी बन गए? और नीतीश कुमार को भी जवाब देना होगा अपने वोट बैंक को। हालांकि बीजेपी के साथ जाकर उनको कितना मुस्लिम वोट देता है ये तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन दोस्तों, ये वो दो चेहरे हैं जो अपने आप को बड़ा सेक्युलर दिखाते हैं।
तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो चंद्रबाबू नायडू जिनके बेटे चुनाव जीतने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद भी सीना ठोक कर कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण तो हम देकर रहेंगे, अब बताएं कि इस पूरे के पूरे मसले में सरकार के साथ है कि नहीं है। हालांकि दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल जब पेश किया जाएगा तो सेलेक्ट कमेटी के पास भी जाएगा और ज्वाइंट कमेटी के पास भी जाएगा, और वो एक तरह से मिनी पार्लियामेंट कही जाती है, क्योंकि दोनों ही सदनों के लगभग जितनी भी संख्या होती है जिस पार्टी के सांसदों की, उतनी संख्या के हिसाब से वहाँ पर मेंबर होते हैं। तो सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाएगा ये बिल, उसके बाद ये बिल कानून की रूप लेगा, अगर ले पाया तो। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों, विपक्ष जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा मजबूत है संसद के अंदर, उसको क्या जवाब देगी सरकार? और इसके साथ साथ वो अपने जो मुस्लिम समुदाय के वोट पाकर सत्ता में आसीन होते हैं उनको कैसे मनाएगी सरकार? और उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों, एक्चुअली मोदी सरकार ये चाहती है, मोदी जी ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि 3 तलाक को लेकर जो एक माहौल बना था, 3 तलाक भी जब लाया गया तो यही कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के हुकूक को, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। दोस्तों इस कानून के बाद मुसलमानों के कितने वोट मिले बीजेपी को ये तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों के जरिए आप एक छवि बनाते हैं, ये परसेप्शन होता है कि देखो मुसलमानों को टाइट कर दिया। दोस्तों हिंदुओं के बीच भी एक समाज है जो इस तरह की बातों से बड़ा खुश होता है, देखिए मोदी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया। ऐसा ही एक प्रयास सरकार की तरफ से CAA के जरिए हुआ था, याद है ना आपको? CAA सरकार क्या सीना ठोक कर लाई थी, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के कई शासित राज्य हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ ये भी सब जानते हैं। हालांकि 3 तलाक का राजनीतिक फायदा मिला बीजेपी को, हिंदू वोट बैंक उनका गोलबंद हुआ है, लेकिन तब से लेके अब तक चीजें बहुत बदल चुकी हैं दोस्तों। मैं मानती हूं कि हिंदू गोलबंदी में, हिंदुत्व की राजनीति में हाल के पिछले 10-12 सालों में जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो है अयोध्या में राम मंदिर का बनना। मतलब ये बहुत बड़ी घटना थी हिंदू गोलबंदी या हिंदुत्व की राजनीति में। इससे बड़ी घटना जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था 90 के दशक में, एक वो था, और अब राम मंदिर बनना अयोध्या में। जब उसके बाद बीजेपी अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश में इतनी शर्मनाक हार लेकर आई है लोकसभा चुनाव में, तो मोदी जी ये सोच भी कैसे रहे हैं कि इस तरह के बिल लाकर वो उस तरह की हिंदू गोलबंदी पेश करेंगे जिसमें वो एक छवि बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं कि देखिए मुसलमानों को तो ये टाइट कर रखते हैं। हालांकि ये बिल कानून बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा इसकी अपनी पेचीदगियां हैं, लेकिन जिस परसेप्शन के तहत ये सरकार बिल लेकर आ रही है, कहीं अगर उसके अपने विरोध में खड़े हो गए, विपक्ष तो विरोध में है ही, तो फिर कहीं बहुत असहज स्थिति में ना आ जाए। और इससे भी ऊपर इतना सब करने के बाद भी क्या बीजेपी को वो राजनीतिक फायदा होगा इस बिल के बाद जो बीजेपी 3 तलाक से उम्मीद कर रही थी या CAA से उम्मीद कर रही थी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।